हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चली होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में आरआरबी ग्रुप डी के पेपर जैसा है एक पूरे पेपर का सोल्यूशन करने वाले हैं। तो साथियों, जब आपके सामने पहला प्रश्न पत्र आएगा तो कैसा प्रश्न पत्र आएगा, सेम टू सेम उसी तरह आज की इस क्लास में एक प्रश्न पत्र को हल करने वाले हैं। तो साथियों, जैसा कि आरआरबी ग्रुप डी का पेपर पूरे 90 मिनट के रहने वाले हैं। कुल प्रश्न 100 पूछे जाएंगे आप सभी से। कुल 100 नंबर के पेपर रहेंगे और हर एक प्रश्न पे 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहने वाले हैं। विषय कौन कौन से रहेंगे? साइंस के 25 सवाल पूछे जाएंगे, मैथ के 25 सवाल पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 30 पूछे जाएंगे और साथ ही करंट अफेयर के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से पूरे 100 प्रश्नों का आपका पूरा पेपर रहने वाले हैं। तो इंस्ट्रक्शन क्या क्या आपको ध्यान रखना है। पहला नंबर पढ़िए, सभी प्रश्न बहुविकल्पी हैं, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए रहेंगे। ठीक है। दूसरा नंबर देखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक सही उत्तर चुने। तीसरा नंबर पढ़िए, सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, यानी कि एक सवाल आप सही करेंगे तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। यदि आप एक सवाल गलती करेंगे तो 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है। अब देखिए 4 नंबर पढ़िए, गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा। ठीक है। 5 नंबर पढ़िए, किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देने पर कोई अंक नहीं काटा जाएगा। ठीक है। परीक्षा की अवधि 90 मिनट की रहने वाली। परीक्षा समाप्ति पर उत्तर पत्रक जमा करना अनिवार्य, यानी कि साथियों आपको अपने कंप्यूटर पे ध्यान से प्रश्न पत्र को जमा कर देना अच्छी तरीके से। प्रश्न पत्र उत्तर सीट तो आपका उसी में दोनों रहेगा। ठीक है, ये ध्यान आपको देना है। तो चलिए साथियों, देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछाएंगे आपके पेपर में साइंस, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर के। तो साथियों लास्ट में स्कोर पूछेंगे, स्कोर जरूर बताइएगा भाई। ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है? तो साथियों, किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है? तो याद रखिएगा चिकनी मिट्टी के। तो पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या बनेंगे? मालवा पठार किस नदी के उत्तर में स्थित है? तो साथियों, मालवा पठार किस नदी के उत्तर में स्थित है? तो याद रखिएगा नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है जो मालवा पठार है। सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, निम्नलिखित में से भारत में नगर पालिका का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो साथियों, भारत में नगर पालिका का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो ध्यान रखिएगा अध्यक्ष साहब होते हैं। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए? बताइए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में कौन से शब्द जोड़े गए थे? एक समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, दूसरा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। तो इस तरह से डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऐसे ऐसे सवाल आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1873 में हुई थी। बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। और साथियों, आगे बढ़ने से पहले भाई पेपर में छपने वाला प्रश्न आ चुका है। परीक्षा से पहले जो अंतिम 14 दिन आप सभी के पास बचा है, बस इसको पढ़ना है भाई। जिन स्टूडेंट की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, बस साथियों ये आप भाई जीके, करंट अफेयर का, मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का पूरा पीडीएफ पढ़ लीजिए। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। प्लस अंतिम दिनों में आपको भाई प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर चाहिए आपके सामने। तो इसमें लगभग साथियों 4 से 5 साल का पूरा पेपर कंप्लीट देंगे। और जो 2025 में एग्जाम हुआ था उसका तो पूरे 101 शिफ्टों का निचोड़ आपको दे देंगे भाई, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके पेपर में कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे और आपके पेपर में कैसे सवाल आने वाले हैं। तो मिलेगा कैसे आपको पीडीएफ? देखिए, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मात्र साथियों ना 25 रुपीज़ पे करके ये सारे क्वेश्चन आप मंगा सकते हैं अभी तुरंत। तो कम समय में ज़्यादा तैयारी आपकी इस पीडीएफ से होने वाली है। ठीक है। तो जिनको भी चाहिए साथियों इस नंबर व्हाट्सएप करके भाई ये सारे पीडीएफ मंगा सकते हैं 4 से 5 सब्जेक्टों का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से किसने सभी प्रमुख भारतीय राजनीतिक नेताओं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक एक साझा मंच के तहत संगठित करने का विचार दिया था? तो साथियों, किसने सभी प्रमुख भारतीय राजनीतिक नेताओं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक एक साझा मंच के तहत संगठित करने का विचार दिया था?
तो वो एओ ह्यूम थे। ऑप्शन ए सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला चार बाग शैली में बनाई गई है? इनमें से कौन सी वास्तुकला चार बाग शैली में बनाई गई है? तो वो ताजमहल है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 8 को, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना के संबंध में उल्लेख किया गया है? तो साथियों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना के संबंध में उल्लेख किया गया है? तो याद रखेंगे आप लोग अनुच्छेद 324 में किया गया है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, राय निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? बताइए राय जो है किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये मध्य प्रदेश का है। बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 10 को, मेघालय की गारो जनजाति के बीच सबसे लोकप्रिय त्योहार कौन सा है? तो साथियों मेघालय की गारो जनजाति के बीच सबसे लोकप्रिय त्योहार कौन सा है? तो भाई वांगला महोत्सव है वो। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या बनेंगे? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक हासिल किए? तो साथियों पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक हासिल किए थे? तो केवल 6 पदक भारत ने हासिल किए थे पेरिस ओलंपिक 2024 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों आप लोग अभी तक चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, क्योंकि क्लास आपके पूरे 21 अगस्त तक चलने वाली है, जब तक कि आपका पूरा एग्जाम समाप्त नहीं हो जाता है। ठीक है भाई, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को लाइक करिएगा। कहानी पुस्तक द एंड ऑफ इमेजिनेशन के लेखक कौन है? बताइए साथियों, जो कहानी पुस्तक है द एंड ऑफ इमेजिनेशन के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा अरुंधति राय हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन व्यापारिक बंदरगाह अफगानिस्तान में पाया जाता है? तो साथियों कौन सा हड़प्पा कालीन व्यापारिक बंदरगाह अफगानिस्तान में पाया जाता है? तो वो साथियों याद रखिएगा सुरतुघई है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को, महाराजा धीराज की वैभवशाली उपाधि धारण करने वाला गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? बताइए महाराजा धीराज की वैभवशाली उपाधि धारण करने वाला गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो याद रखिए भाई वो चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को, सातवाहन साम्राज्य के दौरान आहार या राष्ट्र शब्द किसको संदर्भित करते थे? तो साथियों सातवाहन साम्राज्य के दौरान आहार या राष्ट्र शब्द किसको संदर्भित करते थे? तो भाई जिला को संदर्भित करते थे आहार या जो राष्ट्र शब्द होते थे। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को, दिल्ली सल्तनत में सुल्तान इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? बताइए साथियों, तो दिल्ली सल्तनत में सुल्तान इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन था? तो उसकी खुद की बेटी थी रजिया सुल्तान भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जिसको 1240 ईस्वी में सिंहासन से हटा दिया गया था। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को, चलिए साथियों एक सवाल का राइट आंसर आप दीजिए। तो रजिया सुल्तान की हत्या किस वर्ष में की गई थी? कमेंट बॉक्स में बताइए, वो वर्ष बताइए जिस वर्ष में रजिया सुल्तान की भाई मृत्यु हुई थी। कमेंट बॉक्स में बताइए। गोरखपुर से 1857 की विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? गोरखपुर से 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद हसन ने किया था। ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या बनेंगे? निम्नलिखित में से किस अधिनियम को गैगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों किस अधिनियम को गैगिंग एक्ट के नाम से भी जानते हैं? तो भाई जो 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है ना, इसको गैगिंग एक्ट के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बैंकिंग जैसी सेवाएं शामिल हैं? तो साथियों किस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बैंकिंग जैसी सेवाएं शामिल हैं? तो भाई याद रखिएगा वो तृतीय क्षेत्र है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। देखिए साथियों, जीके करंट अफेयर का 20 सवाल कंप्लीट हो गया भाई। अब यहाँ से हम लोग साइंस के 25 सवाल को डिस्कस करेंगे। जिस तरह से आपके पेपर में सवाल बनते हैं भाई, 20 सवाल जीके का, 25 सवाल साइंस का, 25 सवाल आपका मैथ का, 30 सवाल रीजनिंग का। तो हर एक सवाल को हल करिएगा। रसायन विज्ञान में निलंबन क्या है, बताइए साथियों। रसायन विज्ञान में निलंबन क्या है? तो बड़े कणों वाला एक विष मांगी मिश्रण होता है निलंबन, ठीक है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अपने कार्य पद्धति के लिए धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? तो साथियों, कौन सा उपकरण अपने कार्य पद्धति के लिए धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? तो साथियों, विद्युत मिक्सर जो ग्राइंडर होते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन मनुष्य के निम्नलिखित में से किस अंग से स्रावित होता है? तो साथियों, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन मनुष्य के किस अंग से स्रावित होता है? तो भाई याद रखिएगा, वृषण से स्रावित होता है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को। पीएच स्केल की रेंज क्या होती है, बताइए। पीएच जो स्केल होती है इसकी रेंज क्या होती है, कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है? 0 से 14 के बीच में होती है। डी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को। संक्षारण सामान्यतः किस रूप में देखा जाता है? तो साथियों, संक्षारण सामान्य रूप किस रूप से देखा जाता है? तो याद रखिए भाई, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, इसको क्या बोलते हैं? संक्षारण। इसी के रूप में देखा जाता है भाई, ठीक है। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को। घरेलू सर्किट में भू संपर्क तार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो साथियों, घरेलू सर्किट में भू संपर्क तार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो भाई याद रखिएगा, विद्युत आघातों से बचाना है, यही होता है भाई भू संपर्क तार का मुख्य उद्देश्य, वो भी घरेलू सर्किट में। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को। निम्नलिखित में से कौन सा कण द्रव्यमान संख्या में योगदान देता है? तो साथियों, कौन सा कण द्रव्यमान संख्या में योगदान देता है? तो याद रखिएगा, एक प्रोटॉन है, दूसरा न्यूट्रॉन है। तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन संतृप्त है? तो साथियों, कौन सा हाइड्रोकार्बन संतृप्त है? तो साथियों, ब्यूटेन एक हाइड्रोकार्बन संतृप्त है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को। अवर्णीय लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट निम्नलिखित में से किस रंग का होता है? बताइए साथियों, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है किस रंग का होता है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, सफेद कलर का होता है मेरे दोस्त। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। लास्ट में स्कोर पूछेंगे भाई, चैनल पे नए तो जरूर सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। पुष्पी पादपों में बीजांड के अंदर नर और मादा युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है? पुष्पी पादपों में बीजांड के अंदर नर और मादा युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है? तो भाई याद रखिएगा, निषेचन कहलाता है। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो साथियों, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो भाई उसे जैव निम्नीकरणीय कहते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे मेरे दोस्त। ध्यान रखिएगा, इस बार टारगेट रखिएगा भाई पूरे 75 प्लस का। 75 प्लस यदि आपने टारगेट रखा तो आपका खुद पे खुद साथियों 80 प्लस स्कोर होने वाला पेपर में। 75 प्लस जानते हैं, यदि आप कर ले गए तो अपने आप आपका स्कोर बढ़ने वाला है। बस साथियों, आप ध्यान से इस टाइम मॉक टेस्ट लगा लीजिए, क्लास को कर लीजिए लगातार, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32। हाइड्रोजन परमाणु की अनुमानित त्रिज्या कितनी होती है? तो साथियों, एक बात आप सभी से पूछना चाहते हैं कि इस टाइम यदि आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो 100 नंबर में से आप सभी के लगभग कितना स्कोर बन पा रहा है? एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा भाई, ईमानदारी के साथ, वो भी फुल मॉक टेस्ट का, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन परमाणु की अनुमानित त्रिज्या कितनी होती है? तो भाई याद रखिए 10-10 की होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को। ओम का नियम किस स्थिति मान्य है? तो साथियों, जो ओम का नियम होता है V बराबर IR, तो किस स्थिति में मान्य है? तो भाई ये केवल स्थिर तापमान पर धात्विक चालकों के लिए मान्य है। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को। पुष्पीय पौधों में बीजों के निर्माण और परिपक्वता के ठीक बाद क्या होता है?
पुष्पीय पौधों में बीजों के निर्माण और परिपक्वता की ठीक बात क्या होता है? दोस्त मेरे, बीज परिक्षेपण होता है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? दोस्त मेरे, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को। यदि ध्वनि तरंग की काल अवधि कैपिटल टी है तो 1/t क्या दर्शाता है? बताइए, यदि ध्वनि तरंग की काल अवधि टी है, कैपिटल टी है, तो भाई 1/t क्या दर्शाता है? तो याद रखिएगा, आवृत्ति दर्शाता है। दोस्त मेरे, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। डैश मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? साथियों, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो न्यूरॉन होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर। अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 38 को। अयस्कों से अपद्रव्यों को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया जानी जाती है? साथियों मेरे, अयस्कों से अपद्रव्यों को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया जानी जाती है? तो दोस्त मेरे, सांद्रण जानी जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को। किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में प्रत्येक तत्व की परमाणु कुल संख्या किसके बराबर होती है या कैसी होती है? किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में प्रत्येक तत्व के परमाणु कुल संख्या, दोस्त मेरे याद रखेंगे आप सभी लोग भाई, दोनों पक्षों पर बराबर होती है। ठीक है, ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कॉल करिए। जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसमें त्वरण किस कारण से होता है? तो साथियों, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसमें त्वरण किस कारण से होता है? तो भाई पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कोशिका अंगक नहीं है? दोस्त मेरे, कौन सा कोशिका अंगक इनमें से नहीं है? तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया है, अंतर्द्रव्य जालिका भी है, गोल्जी उपकरण, लेकिन कोशिका द्रव है, ये कोशिका अंगक नहीं है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 को। निम्नलिखित में से किसमें शाखित श्रृंखला हाइड्रोकार्बन है? दोस्त मेरे, किसमें शाखित श्रृंखला हाइड्रोकार्बन है? तो भाई आइसोब्यूटेन में है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 को हल करिए। दाब का एसआई मात्रक क्या है? दोस्त मेरे, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो पास्कल है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 को। जब कोई धातु किसी अधातु के साथ अभिक्रिया करती है तो किस प्रकार का अबंध बनता है? दोस्त मेरे, जब कोई धातु किसी अधातु के साथ अभिक्रिया करती है तो किस प्रकार का अबंध बनता है? तो भाई आयनीय अबंध बनता है। इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 को। जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो सभी प्रतिरोधकों में कौन सी राशि समान होती है? बताइए साथियों, जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी सभी रेजिस्टेंस को भाई सीरीज में जोड़ी जाती है, तो सभी रेजिस्टेंस कौन सी राशि समान रहती है? आपको मालूम होना चाहिए, धारा समान रहती है भाई उसमें। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। तो भाई ये साइंस के 25 सवाल कंप्लीट हो गए। अब हम लोग ध्यान रखिएगा, रीजनिंग और मैथ के सभी सवालों को हल करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट में स्कोर पूछेंगे, ध्यान रखिएगा। जितना भी रीजनिंग का सवाल आएगा आपको खुद से सॉल्व करना है भाई। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान में क्या आएगा? TGA, UID, VKG, WMG, क्वेश्चन मार्क। बताइए साथियों, क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, क्या आएगा? हल करिए। जब साथियों अक्षरों का श्रृंखला दे तो सबसे पहले हम लोग पहले अक्षर का रिलेशन निकाल लेते हैं। तो T, U, V और W, हम पहले अक्षर के रिलेशन निकाले। देखिए T20, U21, V22, W23। ये तो भाई देखिए 20, 21, 21, 22, 22, 23, यानी कि 24, 24 पे कौन आएगा? यक्स आएगा। तो देखिए भाई कौन सा ऑप्शन यक्स से शुरुआत हुआ? देखिए डी ऑप्शन, यानी कि हमारा यक्स ओ यम हो जाएगा भाई। तो भाई हमें पूरे तीनों अक्षर का रिलेशन निकालने की आवश्यकता नहीं थी, हमें केवल पहले अक्षर का रिलेशन निकालना था, तो हमारा आंसर मिल जाता है। तो इस तरह से आप देखिए भाई यक्स ओ यम, जब हमने पहले केवल अक्षर का रिलेशन निकाला तो हमें यक्स मिल गया, और कोई ऑप्शन यक्स से शुरुआत नहीं हुआ है, केवल डी ऑप्शन शुरुआत हुआ है एक्स से। तो याद रखिएगा, हमने आपको इसलिए कहते हैं भाई कि आप पहले अक्षर का रिलेशन निकालिए, आपका हो सकता है पूरे 100% सवाल हल हो सकता है, जैसे ये सवाल हल हुआ है भाई। ठीक है, आप अब निकाल सकते हैं। दूसरे अक्षर का रिलेशन देखेंगे, आपका ओ आएगा, कोई रिलेशन लगा होगा भाई। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 को। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 9, 12, 10, 13, 11 क्वेश्चन मार्क के 12। दोस्त मेरे 9, 12, 10, 13, 11 क्वेश्चन मार्क। तो साथियों एक लॉजिक हम बताइए इस सवाल को हल करने का, जब भी साथियों एक नंबर छोटा दे फिर बड़ा दे फिर छोटा दे ना, तो हमेशा याद रखिएगा एक को छोड़कर जरूर हल किया होगा जब इस तरह का सवाल आता है। तो जैसे देख लीजिए 9 से 10 +1, 10 से 11 +1, देखिए यहाँ पे 11 से 12 +1 हो रहा है कि नहीं, ये क्वेश्चन मार्क देखिए, यानी कि हमें इससे हल करना पड़ेगा तब हमारा आ जाएगा। अब देखिए जो हमने छोड़ा था उसको देख लीजिए, 12 से वाला देखिए, हमने आपको बताया ना, देखिए 12 से 13 +1, अब देखिए 13 के बाद 11 को छोड़ेंगे भाई तो +1 करेंगे, 13 में कितना होगा 14, तो इस प्रश्न चिन्ह की जगह कितना आ गया 14 आ गया, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आप सभी को समझ में आया? हमेशा याद रखिएगा जब नंबर छोटा दे फिर बड़ा दे फिर छोटा दे उसे, तो हमेशा याद रखिएगा भाई वो उसमें एक छोड़ा जरूर होगा। क्लियर? ये हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा आप लोग। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 48 को हल करिए। तो एक निश्चित कुट भाषा में इस केट को 51 324 के रूप में और AS की KEW को 47 315 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। दी गई कुट भाषा में W के लिए कुट क्या होगा? अब बताइए साथियों, जैसे स्केट है, स्केट में 5 अक्षर है तो इसके लिए अलग 5 नंबर भी कोड किया है, हर एक अक्षर के सामने हर एक अलग कोड लिख लीजिए, ठीक है। ASKEW 5 अक्षर इसमें है तो इसके सामने भी अलग साथ 5 अक्षर का नंबरिंग किया है। तो पूछा किसका भाई? W का। तो देखिए पहले तो सिंगल पूछता तो कॉमन चेक करते हैं, कॉमन चेक करिए, W दोनों में नहीं है क्योंकि स्केट में देखिए W नहीं है, केवल आस्की में W है भाई। ये देखिए W, यानी कि हमारा आंसर दोस्त मेरे इसी में मिलेगा क्योंकि W इसी में है जो हमसे प्रश्न में पूछा, जो पहला सिंगल अक्षर, यानी कि हमारा कोड इसमें नहीं मिलेगा भाई स्केट वाले में। तो ऑप्शन में देखिए 5 दिया है, स्केट में 5 दिया तो काट दीजिए क्योंकि स्केट में हमारा कोई नंबर नहीं मिलेगा। फिर देखिए ऑप्शन में 3 दिया है, स्केट में 3 दिया, काट दीजिए। फिर देखिए ऑप्शन में 4 दिया है, स्केट में 4 दिया, काट दीजिए। फिर देखिए साथियों बच रहा कौन सा? 7, तो W का कोड क्या हो जाएगा? 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। पहला मेथड तो हो गया। दूसरा मेथड कौन सा अप्लाई करेंगे? एलिमिनेशन का। एलिमिनेशन क्या करेंगे? इनके नंबरों को आप एलिमिनेट करेंगे। देखिए कैसे हल करने का तरीका, जैसे देखिए स्केट में 5 है, आस्की में 5 है तो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। फिर मेरे दोस्त एक सेकंड इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिए, 5 इसमें है तो 5 इसमें भी एलिमिनेट हो गया। एक देखिए स्केट में है और आस्की में एक एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए स्केट में 3 है और आस्की में भी 3 है, एलिमिनेट हो जाएगा। 4 देखिए साथ स्केट में है और आस्की में 4 एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए बच रहा है, स्केट में 2 बच रहा है, आस्की में 7 बच रहा है। हमने आपको क्या बताया? जो W पूछा जिसमें रहेगा उसी में आंसर होगा, यानी 7 बच रहा है भाई, आस्की में आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह से आप सवालों को हल कर सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 को। GB 15 का संबंध एक निश्चित तरीके से LF 12 से है, उसी प्रकार MH 20 का संबंध RL 17 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए PK 26 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बताइए साथियों। तो इस तरह के सवाल को तुरंत हम लोग हल करेंगे भाई। GB 15 इसका रिलेशन LF 12। सबसे पहले नंबर को हल करिए, 15 से 12 कैसे होगा? -3। देखिए G7 L12 तो इसमें +5 हुआ है, B2 F6 तो इसमें दोस्त मेरे +5 हुआ है, यानी कि अक्षर में +5 और +4 हुआ है, नंबर में -3 हुआ है। दूसरा भी चेक करते हैं भाई, MH20 इसका रिलेशन RL 17। देखिए नंबर में सेम था साथियों, -3। इसमें देखिए M13 18 +5 इसमें हो गया, H8 L12 +4 बिल्कुल सही है भाई, यानी कि अक्षर में +5 +4 करना है, नंबर में -3 करना है। तो पूछा क्या भाई? PK 26 का। लगा दीजिए रिलेशन, +5 +4 -3 का। PK 26 तो +5 और +4 -3, यही करना था ना भाई। 26 में से 3 घटाएंगे 23 नंबर आएगा। P16 16 5 21 21 पे कौन अच्छा रहता है? U। K 11 11 4 15 15 पे कौन आता है? O आता है। UO 23 देखिए आपका B ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे भाई। क्लियर? इस सवाल में आप सभी को किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 50 को हल करिए। तो उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित सेटों की संख्या संबंधित है।
पहले इन दोनों का रिलेशन निकालिए भाई, फिर इसका तो ऑप्शन में सेम रिलेशन का पता लगाइए। हमने आपको कई बार बताया कि सबसे छोटा से बड़ा लिखिए पहले। देखिए पहले सेट को हम लिख रहे हैं 7, 14, 98। तो इसमें आपको 4 काम करना होता है भाई, यही बड़ा वाला नंबर लाना होता है। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए 7 में 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 हो जाएगा, यानी कि A इंटू बी करने पे हमारा सी आंसर आ गया भाई। हमने आपको बताया ना भाई कि आप हमेशा याद रखिएगा, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, तो हमेशा याद रखिए A और B का इस्तेमाल करके आपको ये 98 लाना होगा। ठीक है, तो इसमें साथ हमने क्या काम कर लिया, जब 7 और 14 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा भाई, 98 हो गया। उसी प्रकार दूसरा देखिए 6, 36, 6, तो सबसे 6, 6, 36, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6 इंटू 6 तो 36। तो सेम रिलेशन पे ऑप्शन चेक करिए। देखिए 7, 5, 35, यहाँ पे 25 दिया नहीं होगा, 8, 7, 56, यहाँ पे 48 दिया नहीं होगा, 7, 8, 56, 49 दिया है, 12, 6, 72, ये देखिए डी ऑप्शन, 6, 12, 72, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 12 गुणे 6, 72 हो जाएगा मेरे दोस्त। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया ना। इस तरह से सवालों को आप हल करेंगे भाई। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 51 को। गौरव अपनी कक्षा में ऊपर से 13वें और नीचे से 33वें स्थान पे है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। जब इस तरह का सवाल आता है तो ऊपर का पोजीशन ले लीजिए गौरव का, नीचे का पोजीशन ले लीजिए, -1 कर दीजिए। 13, 33 कितना होता है, 44, 46 होता है, -1 कितना हो जाएगा, 45। यानी कि साथियों गौरव कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 45 विद्यार्थी, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 52 को हल करिए। संख्या 52, 36, 789 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों का स्थान बिल्कुल अपरिवर्तित रहेगा। यानी कि साथियों जानते हैं, पहले जो ये आपकी संख्या दी है ना, इसको पहले आपको आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब जानते हैं असेंडिंग आर्डर, यानी कि छोटा से बड़ा के रूप में आपको लिखना पड़ेगा। पहले उसका देखना है कि कौन सा भाई मूल संख्या की तुलना में चेंज हो गया है कि चेंज नहीं हुआ है। चेक करते हैं भाई, पहले नंबर को लिखते हैं 5, 2, 3, 6, 7, 8, 9। सबसे पहले छोटा से बड़ा लिख लेंगे। सबसे छोटा देखिए 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, 9 है। देखिए दोस्त मेरे, 5 से 2 तो बदल गया, 2 से 3 बदल गया, 3 से 5 बदल गया, लेकिन साथ 6 अपने सेम पोजीशन पे रहा, 7 अपने सेम पोजीशन पे रहा, 8 अपने सेम पोजीशन पे रहा, 9 सेम पोजीशन, जो मूल संख्या में पोजीशन था वही सातों जब हमने आरोही क्रम में बनाया तो मूल संख्या को तो अपने सेम पोजीशन पे हो गए। यानी 4 ऐसी संख्या है जो कि अपने अंकों का स्थान बिल्कुल अपरिवर्तित कर रहे हैं। यानी कि इस सवाल का सी ऑप्शन 4 संख्या हो जाएगा भाई। ठीक, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। 3 तो बदल गया लेकिन 4 नहीं बदले भाई। इस तरह से आप सवालों को हल करेंगे भाई। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या बनेंगे। L, M, N, O, P और Q एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। दोस्त मेरे, एक गोला मेज ऐसे है, ठीक, इसका केंद्र बीच में है। कितने लोग हैं भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग हैं। 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग। ठीक, अब एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को कंप्लीट करेंगे। क्यू जो है ओ के दाईं ओर से दूसरे स्थान बैठा है। देखिए साथियों, ओ के दाईं ओर से दूसरे स्थान में क्यू, तो क्यू यहाँ पे आ जाएगा भाई। ओ जो है केंद्र की तरफ देख रहा है तो इसका राइट साइड इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा, यानी कि दायां इधर होगा मेरे दोस्त और बायां इधर होगा। बस यही आपको खेल देखना है, जिसको बैठाइएगा उसका राइट और लेफ्ट बस देखना है आपको। ठीक, तो पहला लाइन इस सवाल कंप्लीट हो गया भाई। अब देखिए एल जो है एन के बाईं ओर दूसरे स्थान बैठा है, तो साथियों एल जो है एन के बाईं ओर दूसरे स्थान बैठा है। तो ऐसा काम करिए कि अभी साथियों 1 सेकेंड अभी इसको रहने दीजिए, अभी उसके आगे वाला लाइन को पढ़िए। यम जो है ना वो क्यों के ठीक बाएं ओर पड़ोस में है, तो साथियों क्यों तो ऑलरेडी बैठ चुका है, तो इसके ठीक बाएं पड़ोस में एम को बैठा लेते हैं बाएं साइड में। यानी कि साथियों बाएं इधर होगा, क्यों का बाएं इधर होगा भाई, यानी लेफ्ट इधर होगा, इधर जाएंगे तो साथियों दायां हो जाएगा। ठीक, सवाल बोला है कि एम जो है क्यों के ठीक बाएं ओर पड़ोस में है। इतना लाइन कंप्लीट। अब देखिए साथियों, अब इसको हम बैठा सकते हैं, जो हमने दूसरा लाइन छोड़ा था। एल जो है एन के बाएं ओर दूसरे स्थान बैठा है। दोस्त मेरे, एन को यहाँ बैठाकर एन के बाएं ओर दूसरे स्थान पे एल को यहाँ बैठा दीजिए। ठीक, अभी एक पंक्ति खाली, कौन नहीं बैठा है भाई, पी देखे भी नहीं बैठा, तो पी को यहाँ बैठा लीजिए।
अब सवाल देखिए क्या पूछा अंतिम लाइन में, पी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में कौन बैठा है, पी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में, तो दाईं ओर तो एन बैठा है गुरु पी के, यानी इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। ठीक है, सवाल कंप्लीट हो गया मेरे दोस्त। अब बताइए इस सवाल में आप सभी को किसी प्रकार का डाउट हो तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिल्कुल नहीं, चलिए दोस्त मेरे नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 54 को दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, 842, 844, 848, 854, 862 क्वेश्चन मार्क। हल करिए साथियों, क्या दिया है भाई, 842। ऐसा काम करिए साथियों, केवल 2 अंक उठाइए ना, 42, 44, क्योंकि 8 तो सभी में कॉमन है भाई, 48, 54, 62 नंबर बढ़ रहे हैं भाई, कुछ ना कुछ ऐड हुआ है। 42 से 44 प्लस 2, 44 48 प्लस 4, 48 से 54 प्लस 6, 54 से 62 प्लस 8। तो सर ये तो 2 का टेबल चल दिया, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, यानी 2 25 10 जोड़ना पड़ेगा हमें 62 में, यानी कि साथियों 72 होगा, तो यहाँ पे 872 हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन देखिए 872 दिया होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, बताइए इस सवाल में आप सभी को किसी प्रकार का डाउट, बिल्कुल नहीं। चलिए इसी बात पर क्वेश्चन नंबर 55 कॉल करिए भाई। तो यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो भाई ये समीकरण दिया ना, हर एक मैथ के साइन का अर्थ आपको बदलना पड़ेगा इस समीकरण में, उसके बाद हल करना पड़ेगा। चलिए तो तुरंत हल करते हैं। 28 माइनस, माइनस का अर्थ गुणा है, तो माइनस की जगह गुणा रखिए 19, 19 के बाद देखिए भाग है, भाग का अर्थ, और भाग का अर्थ प्लस है, तो भाई भाग की जगह प्लस रखिए 23, 23 को देखिए प्लस है, प्लस का अर्थ क्या दिया है, प्लस का अर्थ माइनस, तो प्लस की माइनस करिए। 96, 96 के बाद गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है। ठीक, तो साथियों ये समीकरण बनके तैयार हो चुका। अब इसमें बॉर्डम स्कीम अप्लाई कर दीजिए। तो भाई देखिए 19 गुणे 28 करना पड़ेगा हमें, कितना आएगा भाई, 19 8 152, 152 को 2 15, 19 दूना 38, 38 और साथियों 15 कितना होता है, 53 होता है, यानी 532 आएगा भाई। प्लस 23 माइनस 3 का भाग 96 देंगे, तो कितना आएगा, 3 3 का 9, 3 2 6 32 बार में। अब 532 और 23 कितना होगा, 555, 555 में से 32 को घटाएंगे तो दोस्त मेरे कितना आएगा, 523 तो आएगा, यानी कि सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आप सभी को समझ में आई ये सवाल, तो उम्मीद करूंगा साथियों बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आओगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 56 कॉल करिए। तो देखिए किसी निश्चित कोड भाषा में क्लाउड इज डार्क को DMHT के रूप में तथा द ब्लू क्लाउड को TZDMCM के रूप में कुटबद्ध किया गया है, उस भाषा में क्लाउड को किस प्रकार कुटबद्ध किया जाएगा, बताइए साथियों। क्लाउड का कोड पूछा है मेरे दोस्त, तो कॉमन चेक करिए तुरंत। देखिए क्लाउड इसमें भी दिया है और दूसरा वाला कोड में भी क्लाउड दिया है, यानी कि इन दोनों के कोड में भी कोई ना कोई कॉमन मिल जाएगा। तो हमें मिल गया, देखिए पहला वाला कोड यहाँ पर है, दूसरे वाले कोड यहाँ पर है, तो ध्यान से देखिए DM साहब, DM इसमें भी है, DM दूसरे वाले में भी है। जिस प्रकार से क्लाउड कॉमन मिला था तो उसी प्रकार DM भी कॉमन मिल गया। हमेशा याद रखिएगा साथियों, जब सिंगल अक्षर पूछे तो कॉमन चेक करिए, दोनों में जरूर मिल जाएगा। यदि कॉमन मिल जाएगा दोनों में, तो उनका जो कोड हुआ रहेगा ना उसमें भी आपको कॉमन मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्त मेरे अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 57 को 480 और 489 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब बताइए साथियों, पहले तो भाई हम आपके सामने लिखेंगे 480 से लेकर 489 के बीच सभी संख्या, 480, 481, 482, 483। आपको देखकर बताना है भाई कितनी अभाज्य संख्या है, 484, 485, 486, 487, 488 और साथियों 489। बताइए 480 से लेकर 489 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या, वो कौन कौन संख्या है, बताइए साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्त, ये आपके एग्जाम के लिए भाई। बताइए, जबरदस्त ये सवाल होने वाला है भाई। तो भाई इसमें जानते हैं केवल एक ही अभाज्य संख्या है, वो कौन सी है मेरे दोस्त। जैसे देखिए 480 कट जाएगा, 481 भी कटेगा साथियों, 13 से और 37 से। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है ना जो केवल एक और अपने आप से कटती है और किसी संख्या से नहीं कटती है। 482 भी कट ही जाएगा भाई, 483 बिल्कुल ऑलरेडी कट जाएगा। ठीक है, 484 भी कट जाएगा साथियों, 485 भी कट जाएगा, 486 भी कट जाएगा, लेकिन दोस्त मेरे 487 नहीं कटेगा किसी भी संख्या से।
यानी कि इसमें 480 और 489 के बीच में केवल एक अभाज्य संख्या है, 487 वो संख्या है। तो इस साल का सी ऑप्शन राइट आंसर बन रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्त, आप सभी को समझ में आया कि नहीं? क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 58 को, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% बचत करता है। यदि उसका व्यय 600 रुपये है तो उसकी आय में रुपीज़ में ज्ञात करिए। भाई एक व्यक्ति जब अपने आय का, यानी एक व्यक्ति पूरा 100% कमा रहा होगा, वो साथी इसमें से 60% बचा रहा है, यानी कि वो 40% भाई खर्चा कर रहा है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि व्यय का मतलब क्या होता है। व्यय का मतलब होता है साथियों खर्चा, यानी कि 40% ये किसके बराबर है? 600 रुपये के बराबर है। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा साथियों? 600 अपन में 40। अब उसका भाई पूरा आय रुपीज में निकालना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दी, आंसर आ जाएगा। देखिए 1 0 से 0 कैंसिल, 4 एकम 4, 15 चौका 60। अब 15 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। यानी कि साथियों उसकी आय कितना में है? 1500 रुपये है भाई। रुपीज में पूछ रहा तो 1500 रुपये हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर मेरे दोस्त? ये बात याद रखिएगा आप लोग भाई। ठीक है, आप सभी को किसी प्रकार का डाउट इस सवाल में? बिल्कुल नहीं। व्यय का मतलब खर्चा होता है। आप ही सोचिए कि एक व्यक्ति अपनी आय का 100% बचत करता है, तो भाई ऑलरेडी 100% में जब 60% बचत कर रहा है तो 40% जरूर खर्चा कर रहा होगा। तो ये 40% किसके बराबर है? ये 600 रुपये में, क्योंकि व्यय का मतलब होता है खर्चा। यदि उसका व्यय 600 रुपये है तो 40% बराबर 600 हो जाएगा। तो 1% 600 बटे 40 इंटू 100 कर दिया, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 59 को, प्रेक्षणों 65, 41, 96, 44, 38, 30, 79, 90 और 21 का समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए। भाई जैसे आप लोग एवरेज निकालते हैं ना, सभी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या से भाग करा देते हैं, वही सेम सवाल है, लेकिन आपको इन सबको जोड़ना पड़ेगा भाई। 65 प्लस 41 प्लस 96 प्लस 44 प्लस 38 प्लस 30 प्लस 79 प्लस 90 प्लस 21 बटे में कितनी संख्या भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है। तो पहले इन सभी नंबरों को जोड़ना पड़ेगा भाई। कितना आएगा? जोड़ते हैं भाई, चलिए। 1 0 1 9 1 10 10 8 18 18 4 22 22 28 28 1 29 29 5 34 29 5 34 का 4 3 हासिल। ठीक, फिर देखिए 2 9 2 11 9 9 18 2 20 20 एक सेकंड मेरे दोस्त, यहाँ पे दूसरा अंक इकाई दहाई अंक को जोड़ना है 2, फिर यहाँ पे 9 है, फिर 9 2 11 11 7 18 18 3 21 21 3 24 24 4 28 28 9 37 37 4 41 41 6 47 और 3 हासिल 47 3 50, यानी 504 बटे 9 आएगा भाई। इसको भाग करिए, 9 25 45 का 5 54 9 6 54, यानी साथ ही 56 आएगा भाई। बिल्कुल देखिए ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल परफेक्टली है। तो साथियों इनका समानांतर माध्य कितना होगा? 56 होगा, जो ये आपका प्रेक्षण दे रखे हैं। एवरेज जैसे आप लोग निकालते भाई सेम वही सॉल्व होता है। क्लियर मेरे दोस्त? बताइए सही तो है ना भाई? 56 आंसर आया ना आप लोग का भी? चलिए भाई नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 60 को। यदि A/B बराबर 4/6 है तथा B/C बराबर 7/12 है तो ABC ज्ञात कीजिए। दोस्त मेरे क्या पूछा आप सभी से? A/B/C पूछा है। AB का वैल्यू कितना दिया? 4/6 दिया है। BC का वैल्यू कितना दिया है? 7/12 दिया है। तो इसको कैंसिल करते हैं, इसको 6 इधर बढ़ा दीजिए, 7 इधर बढ़ा दीजिए, इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करिए। 7 4 28 6 7 42 12 6 72, इसको और शॉर्ट फॉर्म में करिए, 2 से भाग करिए। 14 दूना 28, 21 दूना 42, 36 दूना 72, यानी कि कितना आएगा? 14 21 36 आएगा ABC का वैल्यू। 14 21 36 देखिए पहला ऑप्शन, तो राइट आंसर हो जाएंगे भाई। तो साथ ही ये फाइनली पेपर से पहले एक पूरे पेपर का सोल्यूशन हमने आपके लिए कंप्लीट कराया। तो साथियों आज के इस क्लास में बस इतने ही रहने देते हैं भाई, शाम को एक और पूरे पेपर का हल होने वाला है। तो बताइए साथियों यहाँ तक आप सभी को किसी प्रकार का डाउट एक भी सवाल में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि साथियों आपको किसी भी सवाल पे डाउट है तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। डाउट आप बिल्कुल भी लेकर नहीं चलेंगे मेरे दोस्त, लगातार आपके लिए पेपर दे रहे हैं इसी तरह। क्लास अच्छी लगे तो भाई लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन आप ऑन कर लेंगे भाई, क्योंकि क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचे।
ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए इस पेपर को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते साथियों एक और नए पेपर के साथ। तब तक आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक भाई, गॉड ब्लेस यू, पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।